नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब जंग शुरू हो गई है। यूपी में खाली हुई इन सीटों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच अब सीधी लड़ाई है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन काम कर गया। दोनों दलों ने मिलकर 80 में से 43 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया और इसमें से 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। जबकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 से 33 सीटों पर आ गई। रिजल्ट के बाद से पार्टी लगातार खराब प्रदर्शन की वजह तलाश रही है ताकि सबक लेकर आगामी चुनाव में हालात सुधारे जा सकें और इस चुनाव में भाजपा अपनी साख बचाने की कोशिश के साथ मैदान में उतरेगी। बीजेपी के लिए यूपी के विधानसभा उपचुनाव में जीत बहुत जरूरी है, तो वहीं अपने गठबंधन साथियों को साधना भी एक बड़ी चुनौती हो सकता है। वहीं उपचुनाव में इंडिया अलायंस के लिए अपनी जीत के सिलसिले को बनाए रखना भी एक चुनौती है। अब सभी दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हुए हैं। ऐसे में यूपी में होने वाला विधानसभा उपचुनाव विपक्ष के इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में विधानसभा उपचुनाव की जंग शुरू हो रही है। भले ही आंकड़ों के लिहाज से इस चुनाव की जीत बीजेपी और सपा को सदन में कोई खास बढ़त देने वाली नहीं है, लेकिन इसके सियासी मायने बड़े हैं। इस बार उपचुनाव भले ही मात्र 10 सीटों पर हो रहा हो, पर इनके नतीजों का असर पक्ष और विपक्ष दोनों के मनोबल पर जरूर पड़ेगा। वहीं बीजेपी के सहयोगी भी इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी देख रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि उनकी पार्टी के विधानसभा चुनाव में जो सीट थी उस पर वह उपचुनाव भी लड़ेगी। साफ है, जहां बीजेपी के लिए जीत बहुत जरूरी है, तो वहीं अपने गठबंधन साथियों को साधना भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बीजेपी इन उपचुनाव के जरिए हाल के लोकसभा चुनाव में रह गई कसर को पूरा करना चाहती है। इसके लिए जिताऊ कैंडिडेट इन सभी 10 सीटों पर उतारे जाएंगे। सीटों पर पार्टी का उम्मीदवार हो या सहयोगी, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन एनडीए की जीत सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उपचुनाव इंडिया अलायंस के अपने जीत के सिलसिले को बनाए रखने के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। लोकसभा चुनाव से उत्साहित समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव की 10 सीटों पर तैयारी शुरू कर चुकी है और संगठन भी मजबूत किया है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह ही जनता के मुद्दों के साथ इन उपचुनाव में भी जीत हासिल करना चाहती है। उधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हार की जो समीक्षा की है, उसमें एक बात मुख्य तौर पर सामने आई, वो है दलित वोटर्स का बीजेपी से मोहभंग। बीजेपी के एससी मोर्चा ने भी इसका जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। इस रिपोर्ट में दलित वोटर्स की पार्टी से दूरी के कई और कारण गिनाए गए हैं। दलितों का एक बार फिर से भाजपा से जोड़ने का सुझाव भी दिया गया है। इनमें सरकारी विभागों में संविदा भर्ती पर आरक्षण व्यवस्था लागू करना और आउटसोर्सिंग बंद करने जैसे कई सुझाव शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी गठबंधन ने आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने का मुद्दा उठाया, जो दलित बस्तियों में छा गया। ऐसे में 3 साल बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह होगा। यही वजह है कि बीजेपी अपनी कमियों को दूर करने में जुटी है। वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के पिछड़ने के बाद संघ एक्टिव हो गया है। अब उसने नया प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव से मिले सबक के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेरोजगारी पर काम करेगा। बेरोजगारी पेपर लीक को युवाओं में बढ़ते आक्रोश का सबसे बड़ा कारण मानकर संघ ने अब रोजगार पर काम करने का फैसला किया है। वहीं संघ दलितों और पिछड़ों के साथ अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का काम शुरू करेगा। बात इंडिया गठबंधन की करें तो अखिलेश यादव केंद्र की सियासत के साथ यूपी में भी पूरा फोकस किए हुए हैं। अब उनकी निगाह 10 सीटों पर निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा उपचुनावों पर है। इंडिया गठबंधन के जरिए वह सभी सीटों पर चुनाव जीतने की कोशिश में है और इस बार भी पीडीए उनका ट्रम्प कार्ड होगा।
अब लोकसभा चुनाव में मिली इस जीत के क्रम को सपा और कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि इस राह में चुनावी बाधाएं आती दिखने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को भी सीट देगी। वहीं लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव विधानसभा में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करते दिख सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश अपना दम दिखाकर जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी यूपी में गठबंधन को अन्य राज्यों में भी विस्तार देने की कोशिश में है। इसी क्रम में इसी साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी की नजर है। समाजवादी पार्टी इन दोनों राज्यों में अपना पैर पसारने की कोशिश में है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि अगर यूपी में कांग्रेस को उचित भागीदारी चाहिए तो उन्हें इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को भी हिस्सेदारी देनी होगी। ऐसे में यूपी का उपचुनाव राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, तो बीजेपी के लिए भी अपने सहयोगियों को साथ लेकर कामयाबी हासिल करने की परीक्षा होगी। अब देखना है कि उपचुनाव की जंग में इस बार जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो लगातार अब जो जंग होती दिख रही है वो अब इन 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं इसको लेकर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ये दम भर रही है कि 10 सीटों पर उसकी जीत होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यही जता रही है कि पिछली जो गलतियां थी उनसे सबक लेकर आगे आने वाले वक्त के लिए भी तैयारी काफी पुख्ता की गई है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर अनु प्रसाद प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पूजा जी मैं आप ही से कर लेती हूँ। आपने जातियों का गुलदस्ता तो तैयार कर लिया, तमाम जातियों को जोड़ लिया, पीडीए का एक नया फॉर्मूला तैयार कर लिया लोकसभा चुनाव से पहले, और देखा जाए तो लोकसभा में जिस तरह का रिजल्ट सामने आया वो काफी काबिले तारीफ भी था। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको कि जो आपका खुद का कोर वोट बैंक था, इन जातियों के चक्कर में आप उसे संभाल पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर बना हुआ है कि इस उपचुनाव में क्या आप अपने सहयोगियों के साथ लड़ने जा रही हैं, कांग्रेस को सीट देंगी? आपको नमस्कार वक्ता जी, और साथी पापाओं को मेरा नमस्कार। और जहां तक बात रही इंडिया अलायंस की, हम इंडिया अलायंस में रह करके चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो फिलहाल वक्ता जी हम इंडिया अलायंस में हैं। और ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर 200 सीटों पे हमारी पार्टी लड़ेगी, ये जो हमारी कमेटी है जिसको डिसीजन लेना है, राष्ट्रीय नेतृत्व डिसीजन लेंगे इस पे। और वो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा या फिर हम हमारी पार्टी लड़ रही है तो वो भी पता चलेगा। पर वर्तमान में हम इंडिया अलायंस में हैं और इंडिया अलायंस में मजबूती के साथ में है, इसमें कोई भी तोड़ नहीं है, जरा सा भी मन मुटाव नहीं है। वक्ता जी, जो 10 सीटों पे चुनाव होनी है और आपने कहा कि जाति समीकरण को जो है समाजवादी पार्टी ने बिठाया और कोर वोटर, अब आपके कोर वोटर्स मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, पर वक्ता जी समाजवादी पार्टी ने क्या मुद्दों की बात नहीं की? मतलब जब ऐसे सवाल आता है ना कि पीडीए का नारा दिया और उसके बाद में कोर वोटर तो नहीं छिटक रहे हैं, तो ये सवाल भी आता है ना कि साथ में भी आना चाहिए ना कि हमने मुद्दों की बात की। तो जहाँ पे जो है भाजपा कार्य नहीं कर रही थी, हम लगातार कार्यों को लेकर के उनकी आवाज को उठा रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे। और अगर हम पीडीए की भी बात करते हैं तो पीडीए कौन है? कोई विदेशी लोग इस बात तो हम करते नहीं है ना, हम ना ही देश के बाहर के लोगों की बात करते हैं। हम जो जनमानस है, जो भारत देश की जनता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, हम उनकी ही बात करते हैं और उनकी ही हक की बात करते हैं। और भाजपा का जो हारने का कारण वो यही रहा है कि जो मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अभी कर रहे हैं, इनको पहले करना चाहिए था। पर दिक्कत तो ये भी बात है ना कि पहले भी कर लेते हुए क्या करते, 2022 में भी काफी सारी इन्होंने मीटिंग की थी जब इनकी सरकार बनी थी, कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारी चीजें पारित की थी, लेकिन धरातल पे नहीं आए थे कार्य।
तो मुक्ता जी, ना तो हमारा को जो कोर वोटर है वो छिटक रहा है, ना ही जो और वोटर्स है वो छिटक रहे हैं। कोई वोटर देखिए जो जनता है वो ऐसा नहीं कि किसी पार्टी की वोटर्स ही हो जाती हैं, जो उनके लिए कार्य करेगा उनको वोट करती हैं। ठीक है, अभी आपने कहा कि उपचुनाव में हम इंडिया गठबंधन के साथ है और देखेंगे कि क्या तय हो पाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तो देखिए स्टेटमेंट आ चुका है कि उपचुनाव की सीटों में किसी भी तरह की कोई सीट कांग्रेस की नहीं है, तो हम कैसे दे दें, लेकिन हमें सद्भाव बनाना है, आगे आने वाली और जगहों पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो सद्भाव बनाए रखने के लिए हम सीट दे सकते हैं। तो ये एक तरीके का ये एहसान जताकर दबाव की राजनीति अपने ही सहयोगी के साथ। नहीं वक्ता जी, दबाव की राजनीति नहीं है। और पूजा जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पूजा जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। हमारे साथ डॉक्टर अनुप्रसाद भी जुड़ चुकी हैं और कैप्टन आई सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनुप्रसाद जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। देखिए, आप कहती हैं कि इंडिया गठबंधन हमेशा साथ रहेगा, अपने सहयोगियों के साथ हम लड़ेंगे, लेकिन साफ तौर पर अब जब उपचुनाव की बात आती है, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, आप सीटों की मांग कर रहे हैं कि कम से कम 2 या 3 सीटें आपको मिलनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी तो इनकार कर रही है कि उपचुनाव में आपकी तो कोई सीट है ही नहीं, आप किस हक से सीट मांग रही हैं? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार, एपीएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस तरह की अभी तक कोई भी बात नहीं सामने आई है, और रही बात कौन कितने किस सीट पे लड़ेगा, ये हमारी कोर कमेटी ही तय करेगी। इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से अब तक साझेदारी होके काम करते आए हैं, आगे भी करेंगे, और चुनाव में जिस तरीके की बातें सीट की बंटवारे की बात हो रही है, कौन किस सीट पे लड़ेगा और कौन किसकी सीट पे लड़ेगा, इसकी भी अभी बात चल रही है। कोई भी इस तरीके की बातें अभी हम लोग के सामने निकल के नहीं आई है कि समाजवादी पार्टी ने इस तरीके के वक्तव्य दिए हैं, या ये कह सकते कि समाजवादी पार्टी हमको सीट नहीं देना चाह रही है। इस तरह की अभी कोई बात नहीं आई सामने। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आई सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आई सिंह जी, देखिए, जो पार्टी ये कहते कहते नहीं थकती थी कि 80 में से 80 हमारी, 400 पार, उसे समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा झटका दिया है, एक ऐसा शौक दिया है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चिंतन मनन और पता नहीं कितनी बैठकों का दौर चल पड़ा है। आपको लग रहा है कि जो आपकी हार के कारण थे, उससे सबक लेकर आप इस उपचुनाव में जीत की तरफ बढ़ पा रहे हैं? चुनौती बड़ी है, पार पा पाएंगे? अगर आपका हमारी अगर हम जाती है, हम कभी कमजोर पड़ते हैं, तो बिल्कुल हम उसके ऊपर बैठ के मतदान करते हैं। हम अपनी हार को में नहीं दिखाते, हम उसको जनता का दिया हुआ जनाब से सम्मान करते हैं। उनके कारण रहे हो गए, बिल्कुल उसके ऊपर हमारा मंथन चल रहा है, हमारी व्यक्ति चल रही है, और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, और हम उससे घमंड नहीं करता, ना ही हम जनता को बुरा बात कहते हैं, जना देते हैं। वो जनता चाहेगी वो जिसको जब देना चाहेगी वो देगी। तो मैं बहुत बात बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक भ्रम फैलाया गया ना संविधान को लेकर, तो ये पार्टी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी। तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र के है, कुछ शहर के भी लोग हैं, इतना ध्यान नहीं देते कि संविधान 10 साल का बीजेपी के शासन भी किया है, और पूर्ण बहुमत के साथ। आई सिंह जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तौर से नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे दोबारा से संपर्क करूंगी और सवाल हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पूजा जी, आपने कहीं ना कहीं एक तरह से ये जताने की कोशिश की और आपको एक बार मौका मिल गया है, समाजवादी पार्टी को ये मौका मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाया जा सके कि उत्तर प्रदेश की हवा बदल चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता का मन बदल चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता अब योगी आदित्यनाथ को नहीं अखिलेश यादव को चाहती है। ऐसा लगता है आपको कि आपने इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की और ये जनता तक पहुंच गया है? देखिए, हमने ये मैसेज देने की कोशिश नहीं की, हम जनता के बीच में रहे, ये जनता ने मैसेज दिया है।
जनता ने जनादेश दिया है ना, 37 सीट जो समाजवादी पार्टी को मिली है, जो समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है इस लोकसभा चुनाव में, ये तो जनता का जनादेश रहा है ना वक्ता जी। तो जनता ने भाजपा को संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार को पसंद नहीं कर रही है। भाजपा के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को पसंद नहीं कर रही है। जनता पसंद कर रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी को। तो जनता ने जनादेश दिया हुआ है और वक्ता जी ये अभी भी जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं और जब तक जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे तब तक जनता इनको नहीं पसंद करेगी। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्य मुद्दे रहे हैं अभी चल ही रहे हैं, पेपर लीक तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं और ये उस पे पता नहीं अध्यादेश लेके आने हैं, कानून लेकर के आते हैं, पर उस पे चर्चा जिस हिसाब से होनी चाहिए, जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए, जिस हिसाब से एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है वक्ता जी। और इसलिए जनता ये दे रही है, जनता ये मैसेज दे रही है कि देखिए, मैसेज क्या दे रही हूँ, जनता ने साबित कर दिया कि आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करे, समाजवादी पार्टी के साथ में हो और ये उपचुनाव हो चाहे आगामी विधानसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की जनता अपने मुद्दों पर लड़ेगी और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और वो समाजवादी पार्टी को ही उत्तर प्रदेश का नेतृत्व देने वाले हैं। जी कैप्टन आई सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी सर, आपको आवाज आ रही है? आई सिंह जी के साथ संपर्क एक बार फिर से नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता लगातार जुड़ी हुई हैं। अनुप्रसाद जी, क्या लग रहा है, आपकी तैयारी इस बार बेहतर है? आपको लग रहा है कि जिस तरह से आपका प्रदर्शन होना चाहिए उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा? देखिए वक्ता जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस लगातार, चाहे बीते लोकसभा चुनाव की बात करें या उसके पहले भी और आने वाले या उपचुनाव की, हम लोग लगातार पूरी तैयारी के साथ और पूरी मूलभूत मुद्दों के साथ जमीनी स्तर पे लोगों से, जनता के बीच में बने हुए हैं और लगातार जनता के मुद्दों की बातें हम उठा रहे हैं और इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ ये काम कर रही है। आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके लगातार जो माहौल बना हुआ है, चाहे आप पेपर लीक की बात कर सकती है, चाहे महंगाई से लेके, और इस सबसे बड़ी बात तो आज इस समय बरसात जो मानसून आया है और जगह जगह आप देख सकती कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में और खास तौर पे मुख्यमंत्री के शहर की अगर मैं बात करूं, गोरखपुर की मैं बात करूं, लखनऊ की बात करूं और दिल्ली की, अगर हम केंद्र में दिल्ली की भी बात करें तो अभी हाल ही के आप घटना एयरपोर्ट की भी ले सकते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की, वहां पर भी अभी मानसून आया नहीं, बारिश शुरू नहीं हुई और इतनी बड़ी घटना हो गई। तो ये तमाम तरीके की, जिस तरीके के इस समय आज सुविधाएं फैली हैं भाजपा सरकार में, लगातार इंडिया अलायंस, चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में है, जनता के साथ खड़ी है और जनता के मूलभूत मुद्दों की बात कर रही है और इसीलिए जनता का साथ, जनता का प्यार इंडिया अलायंस को लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा और इतनी ही मजबूती के साथ हम अपना काम करते रहेंगे। आई सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही है आई सिंह जी आपको? सर अपना अनम्यूट कर लीजिए सर फोन को। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, कहिए कहिए। आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, साफ तौर पर कह रही हैं कि आपकी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है, चाहे बात मॉनसून से पहले की करें, चाहे अभी बात की करें, आने वाले चुनाव की करें या जो गुजर गए चुनाव उनकी करें, हर जगह आप फेल नजर आए। जनता से जुड़े मुद्दों को आप उठाना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। दलित वोट बैंक की बात कर लें तो उसका भाजपा से पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। आपकी रिपोर्ट तैयार हुई, उस रिपोर्ट में क्या निकल कर आया? कौन सी खामियां, कौन सी कमियां रही जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका लगा? कैप्टन आई सिंह जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूजा जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार एक जीत को देखते ही ये तय कर ले रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल है, क्यों ऐसा लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में कोई तरह का काम नहीं किया? क्या किसी तरह की जनता की भलाई के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ?
देखिए वक्ता जी, भगवान श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है, आपको डिनाई नहीं कर सकती हैं, भले उसकी छत टपक रही है, वो अलग बात है। और सड़कें जो अयोध्या की हैं वो जैसे ही बरसात आई है वैसे उधर चुकी है, वो अलग की बात है। हाँ, वैकेंसी कितनी निकाली है इन्होंने, एक काम किया था ना शिक्षा मित्रों को, 1,36,000 शिक्षा मित्रों को पहले आते ही एक काम किया था कि उनको निकाल दिया था, फिर उनको बहाल किया तो बेसिकली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके रैंक उनको परमानेंट कर रखा हुआ था उसको नीचे कर दिया, उनको फिर से शिक्षा मित्र की जो है स्तर पर ला करके ज्वाइनिंग दी। और कार्य किया हुआ है ना, जो हमारे कार्य रहे हैं, जैसे कि जो हमारे कार्य चल रहे थे, प्रोग्रेस में चल रहे थे, चाहे रोड बनाने के रहे हो, चाहे सेतु बनाने के रहे हो, उन कार्यों को आगे फॉरवर्ड किया गया हुआ। देखिए वक्ता जी, इसमें जो है मैं हमेशा जो है जो नितिन गडकरी जी हैं, जो रोड उनके पास परिवहन मंत्रालय है, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उनके फील्ड में कार्य हुआ है। अगर आप कहीं पे भी चली जाइए देश में और किसी भी प्रदेश में चली जाइए, चाहे भाजपा की सरकार है जहां पर भी, आप देखेंगे सिर्फ इकलौता यही एक फील्ड है जहां पे कार्य हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी कहीं पे भी कोई कार्य नहीं हुआ है। हाँ, अब आप चाहते हैं कि आप अगर 7 साल तक रह रहे हैं तो आप बिल्कुल कुछ ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिक हो गई। एक होता है रेट, होता है जिस रेट से आदमी ग्रो कर रहा होता है, कोई भी चीज ग्रो कर रही थी वो तो करेगी ही करेगी, उसे डिनाई नहीं किया सकता। पर आपने क्या किया? आप सत्ता में है तो आपका योगदान क्या है? वो नहीं है। वो आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप कह रहे हैं बुलडोजर चला देंगे, भाई चलाया आपने बुलडोजर चलाया, सबको विस्थापित कर दिया। आप कह रहे हैं कि हम घर भी दे रहे हैं, पर जिनको विस्थापित किया उनको घर नहीं दिया। पहले तो उनको जरूरत थी ना, आपने कहाँ बांट दिए घर? ये सारे ये जो कहते हैं कि हम अब इनके आंकड़े पेश करते हैं कि हमने इतने रजिस्ट्रेशन हुए, सबको इतने जो है बिजनेस करने के लिए पैसे दिए गए, पर ये आंकड़े भूल जाते हैं कि उसमें 70% फेल हो गए, उसको भूल जाते हैं। अगर हमने नौकरियां वैकेंसी निकाली, उसमें जो है कितने ज्वाइनिंग हुए और कितने छूट गए, कितने को ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसी बात का जवाब ले लेते हैं। आई कैप्टन सिंह जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आई कैप्टन सिंह जी, अब आपको आवाज पहुंच पा रही है? जी बताइए सर, इतनी बातों को आपने सुना और मैंने कई बार आपसे सवाल भी किया, उन सवालों का आप जवाब दे दीजिए। देखिए वक्ता जी, समाजवादी पार्टी का झूठ के अलावा और इनके पास कुछ है नहीं। ये जिनके प्रवक्ता जब भी बैठते हैं झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोला? जब इनका मुखिया ही झूठ बोलता है। क्या झूठ बोला सर, बताइए ना। ये शायद ये भूल चुके हैं कि अखिलेश सरकार में उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा थी। कि वहाँ भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, सारे माफिया, रोटी माफिया, बलात्कार, और शासन तो था ही नहीं। गुंडे लफंगे किस तरह से हावी थे। आई सिंह जी, इतना बेहतर अगर आपका प्रदर्शन रहा है, इतना बेहतर काम किया, तो फिर इस तरह से आपको उत्तर प्रदेश में मुंह की क्यों खानी पड़ गई? हाँ वक्ता जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल सही बात है। मुंह की हमें क्यों खाने पड़ी? ये हमने अच्छा शासन दिया है, अच्छी सरकार चलाई, लोगों को सुविधा दी है, तो धरातल पे दिखाई दे रही है कि हमने उत्तर प्रदेश में रोडों का कितना जाल बिछाया है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में 35 सर, जो सवाल किया है उस पर रहिए। आई सिंह जी, मेरे पास वक्त की भी कमी है सर, ये बताइए ना आपको क्यों झटका लगा? जब इतना आपने काम किया, इतने आप तमाम चीजों को गिनवा रहे हैं, सड़कों का जाल और धरातल पर तमाम योजनाएं, तो फिर क्या हो गया? क्यों नहीं सीटें आई? क्यों जनता चली गई आपसे मुंह मोड़कर? बहुत अच्छी बात मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक झूठ का जो बूमर फैलाया कि संविधान खत्म हो जाएगा अगर ये सरकार आ गई। और ये हमने 10 साल के कार्यकाल में संविधान में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करी, मगर कांग्रेस ने तो बार बार किया, जो इनकी सहयोगी पार्टी है। इसलिए जो है ना, जो वोटर एक ऐसा था, वो वोटर हमारे साथ नहीं आया। यादव वोट बिल्कुल नहीं हमारे पास आया, क्योंकि वो जातिगत वोट है। मुस्लिम वोट हमारे पास बिल्कुल नहीं आया, वो जातिगत वोट है। तो इसकी वजह से ना कि कारण, इसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा इसका ठिकरा, आप दूसरी पार्टियों पर तो नहीं फोड़ सकते ना। इसके लिए आपको काम करना होगा कि वोटर आपके पास आए। अगर किसी वोटर को झूठ की राजनीति अच्छी लगती तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तो आपने क्यों नहीं दे दिया झूठ की राजनीति? में मकान दिए हैं 8 करोड़ से ज्यादा अधिक मकान गरीबी रेखा के बांटे हैं, और अखिलेश ने 3500 मकान दिए। कैप्टन आई सिंह जी, आती हूँ मैं। कांग्रेस आपकी इस बात पर कुछ कहना चाह रही है? जी कहिए अनु जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक वक्तव्य किसका था कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा, कांग्रेस आएगी तो लोगों के
जमीन जायदाद छीन के किसी अन्य लोग को दे देगी। इन लोगों ने ठीक है। जितना झूठ फैलाने की लोकसभा में कोशिश की, इन लोगों ने इनके सबसे बड़े पद पे बैठ के मुख्य प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था। ये बताइए नहीं, और मैं इस पे भी एक बात कहना चाहूंगी, मैं इस पे भी एक बात कहना चाहूंगी, ये जो ठीक है, ठीक है। नहीं, एक बताइए, एक एक करके रुकिए ना। नहीं, अनु जी रुकिए, अनु जी रुकिए। इस तरह से नहीं, इस तरह से बीजेपी के लोगों ने नहीं कहा। नहीं, ठीक है। लोगों ने तो लोगों को सचेत किया, इसमें झूठ क्या फैलाया। नहीं, ठीक है। आप क्यों अपने नाकामियों को दूसरे के साथ ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनु जी सर नहीं, ऐसे नहीं। आई कैप्टन सिंह जी, या तो आप चुप हो जाइए या तो अनु जी आप चुप हो जाइए। एक दूसरे को सुनाने के लिए डिबेट नहीं है, एक दूसरे को मत बताइए। जनता सुनना चाहती है, एक एक करके बोलिए अपनी बातों को। आपने सुना अनु जी ने क्या कहा, अब बताइए आई कैप्टन सिंह जी। बात तो सही है, अगर आप इस बात को कहते हैं कि झूठ फैलाया गया, तो आपने भी तो तमाम बातें की, आपने भी तो तमाम बातें जनता के मन में डालने की कोशिश की, तो उनका असर क्यों नहीं हुआ जनता पे? अगर कांग्रेस पार्टी ने कह दिया, उसका भरोसा कर लिया जनता ने, आपकी बात पर क्यों भरोसा नहीं किया? नहीं वक्ता जी, मैं इस पे एक बात कहना नहीं, ठीक है, रुकिए ना अनु जी, मैंने आपको वक्त दिया है पूरा। नहीं, सुनिए ना। बीजेपी के ही लोगों ने कहा था कि ठीक है, ठीक है ये बात अनु जी। कांग्रेस ने नहीं कही थी, ये बीजेपी ने ही कहा था। अनु जी देखिए, आपको पूरा मौका दिया है, आपको धैर्य से सुना है और बहुत वक्त दिया है मैंने, अनु जी आपको भी और पूजा जी को भी। अब आई कैप्टन सिंह से सुन तो लीजिए, जवाब तो ले लीजिए, धैर्य से सुनना भी सीखिए। हाँ कहिए। बक्ता जी मैं इनके झूठ की शुरुआत करूंगा राहुल गांधी से। नहीं, झूठ की शुरुआत मत कीजिए। जिस सवाल का जवाब मैं मांग रही हूँ आई कैप्टन जी, वो बताइए। ये तमाम रामायण हम बहुत वक्त से सुनते चले आ रहे हैं, सिर्फ आप इतना बताइए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने झूठ का भ्रम फैलाया, तो आप क्यों भरोसा नहीं जता पाए जनता के ऊपर? वो झूठ फैलाए, वो उनका काम है, आपका क्या काम था? आप अपने काम में कैसे पीछे रह गए? नहीं, हमने तो कार्य किए जो धरातल पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं मानी जनता? इतनी बोल ले आप ही बोलती रहेंगे। नहीं सर, तो आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं ना सर। झूठ फैलाया आप ही बोल दीजिए, झूठ फैलाया कह रहे हैं आप बार। ठीक है अनु जी बोलिए, आप बताइए। देखिए मैं बहुत सारे डिबेट में बीजेपी के लोगों को ये बात सुन चुकी हूँ कि वो लगातार अपनी हार, अपनी नाकामियां, अपने काम ना करने की बजाय जो उनको ये चीजें मिली है, जो मैंडेट मिला है जनता से, वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ये बात तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों ने ही कही थी, और मैं बकायदा नाम के साथ बता सकती हूँ कि बीजेपी के लोगों अगर ने ये कहा कहें कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से हुई थी, कांग्रेस की तरफ से नहीं, तो ये तो गलत होगा। चुनाव जिस आधार पर लड़ा गया ये तो साफ है, सबने देखा कि किसने क्या कहा। बात थी, मैं वही आपके समझाने की कोशिश कर रही हूँ अक्ता जी की बात। चुनाव इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने मूलभूत मुद्दों की बात की, लोगों युवाओं के रोजगार की बात की, महिलाओं के सुरक्षा की बात की, महंगाई की बात की, जिस तरीके से अग्निवीर संविधान की बात भी तो की आपने, संविधान की बात नहीं बिल्कुल हमने की, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने ये बात कही थी कि 400 पार आ जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे, तो हमने तो लोगों को सचेत किया, हमने तो लोगों को क्या कर हमें ठीक है, वक्त की कमी है अनु जी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। पूजा जी एक आखिरी रिएक्शन आपसे चाहूंगी। देखिए वक्ता जी, जो मैंडेट अभी उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है समाजवादी पार्टी को, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है कार्य करने की। ये चाहते हैं कि एक होता नहीं, छवि ऐसी बना दी जाए कि अरे हमसे भिड़ेंगे तो हम चूर चूर कर देंगे। ये छवि बनाने के चक्कर में जो है इन्होंने देश का और प्रदेश का सत्यानाश कर दिया हुआ है। क्या आप ये योगी मॉडल के भ्रम को तोड़ पाएंगे? जनता की रग रग में, जनता की जुबान पर योगी मॉडल का नाम छपा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो योगी मॉडल हर कोई चिल्लाता है। इस भ्रम को आप तोड़ पाएंगे? जनता इसको तोड़ पाएंगे? नहीं है उनके साथ में ना। लोकसभा और विधानसभा में फर्क होता है ना पूजा जी, कई मुद्दों में फर्क होता है। बिल्कुल फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। और हमने जब लोकसभा चुनाव लड़ा तब भी हम जो लोकल मुद्दे रहे हैं उन पे पूरा ध्यान दिया हुआ है, और हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो भी हम पूरे लोकल मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के कोरभूत मुद्दे हैं उन पे हम पूरा ध्यान दिए रहेंगे। और जो यहाँ की जनता वो अपने मुद्दों पर वोट कर रही है वक्ता जी, और मुद्दों पर ही वोट करेगी आगे भी चल करके, और मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।